साइन एक्स में आप एक्स को कोई भी रियल नंबर रख दो, ये डिफाइंड है। तो साइन एक्स में एक्स कैन बी एनी रियल नंबर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एक्स तो हो गया इसमें एनी रियल नंबर। एक्स एनी रियल नंबर का मतलब क्या है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक थ्रू आउट ड्रॉ होगा, यानी बीच में कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लगातार ग्राफ ड्रॉ होगा। तो कोई एंड नहीं है अगर ऐसे ग्राफ को देख रहे हो लेफ्ट से राइट की तरफ। बट आपको पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम -1 होती है। तो इसमें जो y होगा ये -1 से 1 तक होगा। तो y -1 से लेकर 1 तक है। मीन्स अगर आप ग्राफ को वर्टिकली देखोगे ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, तो ग्राफ का जो लोएस्ट लेवल होगा वो -1 के लेवल पे होगा और हाईएस्ट लेवल 1 के लेवल पे होगा। तो बहुत एक छोटे से रीजन में ग्राफ ड्रॉ होगा, वर्टिकली -1 और 1 के बीच में ही ग्राफ रहेगा हमेशा, अगर आप ऐसे देखोगे नीचे से ऊपर की तरफ। अब आते हैं कि कहाँ पे ये इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। उससे पहले एक बात और सुन लीजिए कि जो साइन एक्स है ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि इसकी वैल्यू हर सर्टेन इंटरवल पे रिपीट होती है। इनफैक्ट सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक है। और पीरियड क्या है साइन एक्स का? 2π। 0 से 360 में जो वैल्यू होगी फिर वही रिपीट होती रहेगी थ्रू आउट। तो पीरियड है इसका 2π। दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2π। एक्चुअली साइन 2π प्लस एक्स साइन एक्स ही रह जाता है। मतलब कहने का कि ये फॉर्मूला आपने पढ़ाई होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन 360 डिग्री प्लस एक्स ये साइन एक्स ही रह जाएगा। वैसे भी 360 डिग्री इफेक्टिवली 0 होता है। 360 का मतलब है कि एक कंप्लीट रोटेशन, तो वो इफेक्टिवली क्या होता है? 0 होता है। तो साइन 360 डिग्री प्लस एक्स साइन एक्स है, इसका क्या मतलब है? और ये 2 होगा फॉर ऑल एक्स। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं एक्स को 1 रख दूं तो जो साइन 361 की वैल्यू होगी वही साइन 1 की वैल्यू होगी, जो साइन 362 की वैल्यू होगी वही साइन 2 की वैल्यू होगी, जो साइन 363 की वैल्यू होगी वही साइन 3 की वैल्यू होगी। यानी हर 360 डिग्री पे वही वैल्यू रिपीट होगा, यानी जो 1 पे होगा वही 361 पे होगा, जो 2 पे होगा वही 362 पे होगा, जो 3 पे होगा वही 363 पे होगा, जो 4 पे होगा वही 364 पे होगा। यानी पीरियोडिक है, हर 360 के बाद सेम वैल्यू रिपीट होती जाती है। लेकिन एंगल को हम हमेशा रेडियन में बोलते हैं, डिग्री में बोलना भूल जाइए और सोचना भूल जाइए, हमेशा रेडियन में सोचा करें। तो 2π पे रिपीट होगा, यानी जो वैल्यू 1 पे होगी वो 2π प्लस 1 पे होगी, जो 2 पे होगी वो 2π प्लस 2 पे। हर 2π इंटरवल पे सेम वैल्यू रिपीट होती चली जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड 2π है। और पीरियड का ग्राफ में बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और आपको पता है अगर कि ग्राफ पीरियोडिक है तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ एक पीरियड में ग्राफ ड्रॉ करें। यानी जैसे इसका पीरियड 2π है तो हम ग्राफ सिर्फ 0 से 2π तक ही ड्रॉ करेंगे और फिर वही ग्राफ लगातार रिपीट होता जाएगा। यानी जो ग्राफ 0 से 2π में होगा वैसे ही रिपीट होगा, सेम पैटर्न 2π से 4π, 4π से 6π, 6π से 8π, या इधर नेगेटिव साइड पे एक्सटेंड करेंगे तो वही पैटर्न होगा -2π से 0 में, -4π से -2π में। तो पीरियोडिक फंक्शन की एक बहुत अच्छी बात होती है कि हमें सिर्फ एक पीरियड में ग्राफ ड्रॉ करना होता है एंड देन उसी ग्राफ को स्ट्रेच कर देना होता है दोनों तरफ, उधर जाएगा इन्फिनिटी तक और इधर जाएगा -इन्फिनिटी तक। अब देखते हैं कि ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से। जहां जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, ग्राफ इंक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, ग्राफ डिक्रीजिंग। तो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं dy/dx, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। जो बातें मैं लिख रहा हूं वो साथ में आपको याद में रखनी चाहिए। जैसे मैंने पीरियड बोला तो अब आप आगे से याद रखें कि साइन एक्स का पीरियड 2π होता है। डेरिवेटिव बोल रहा हूं तो आप याद रखिए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है। तो डेरिवेटिव इसका cos x है। नॉट आपको पता है कि cos की जो वैल्यू होती है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड एंड थर्ड में cos नेगेटिव होता है एंड फोर्थ में फिर से cos पॉजिटिव हो जाता है। ये तो पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री इतनी पढ़ी आपने कि फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में इनफैक्ट सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड एंड थर्ड में cos नेगेटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से cos पॉजिटिव हो जाता है। मतलब ये कि डेरिवेटिव अगर हम देखेंगे तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक डेरिवेटिव पॉजिटिव है। दैट मींस कि 0 से 90 तक साइन का ग्राफ इंक्रीज करेगा, ऊपर जाएगा। 90 डिग्री से 270 डिग्री तक यानी π/2 से 3π/2 तक डेरिवेटिव नेगेटिव है, यानी π/2 से 3π/2 तक 2-4 मिनट पहले आ जाओगे तो बिगड़ जाएगा।
π/2 से 3π/2 में क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे आएगा, डिक्रीज करेगा। एंड 3π/2 से 2π में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 में वापस चूंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो इसलिए फिर से ये इंक्रीज करेगा। कॉन्केविटी का बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसकी सेकंड डेरिवेटिव चेक करूं तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है -sin x। तो बड़ा क्लियर है कि जब sin x पॉजिटिव होगा तो -sin x नेगेटिव होगा, और जब sin x नेगेटिव होगा तो -sin x पॉजिटिव होगा। और ये भी आपको पता है कि जहां पे फंक्शन पॉजिटिव होता है वहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, जहां पे फंक्शन नेगेटिव होता है वहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता है। तो जहां जहां पे sin x पॉजिटिव होगा, यानी जहां जहां पे sin x का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वहां पे ये कॉन्केव डाउन रहेगा, नीचे की तरफ कॉन्केविटी रहेगी। और जहां जहां पे sin x का ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा वहां पे इसकी कॉन्केविटी ऊपर की तरफ रहेगी, यानी कॉन्केव अप होगा। बस ऊपर रहेगा तो कॉन्केव डाउन रहेगा, नीचे रहेगा तो कॉन्केव अप रहेगा। और अब इतनी बातों से हम बहुत आसानी से इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ देखिए इसका, ध्यान दोगे इधर, बात ना करें। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप ग्राफ को दिमाग में बिठा लें, यानी sin x बोला जाए तो उसका फिगर दिमाग में आ जाना चाहिए कि sin x इस टाइप का होता है। और जो sin x का ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, 0 से पाई में ग्राफ ऊपर रहेगा ऐसे, पाई से 2π में ऐसे नीचे चला जाएगा, ऐसे 2π से 3π में ऊपर इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये नीचे, फिर इधर ऊपर ऐसे, ये हो गया 0 पाई 2π, ये -π, ये -2π, ये π/2, ये 3π/2, ये -π/2 और ये -3π/2। ये ग्राफ का जो टॉप है, जो पीक बन रहा है ग्राफ का, ये सारे पीक 1 के लेवल पे हैं, और जो बॉटम बन रहा है ग्राफ, ये सारे बॉटम -1 के लेवल पे हैं। और ये ग्राफ खत्म नहीं हुआ, इधर इंफिनिटी तक जा रहा है, इधर -∞ तक जा रहा है। sin x का ग्राफ सिंपलेस्ट ग्राफ है, इजीली याद रह जाता है। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेट ऊपर नीचे होता रहेगा, 0 से π में ऊपर, देन π से 2π नीचे, देन 2π से 3π, ऐसे ही पैटर्न बढ़ता रहेगा उधर इंफिनिटी तक। इधर भी चूंकि 0 से π में ऊपर है तो 0 से -π नीचे रहेगा, फिर -π से -2π ऊपर होगा, और इधर -∞। तो बस अल्टरनेट ऐसे एक्सटेंड करते जाइए, 0 से π ऊपर, π से 2π नीचे, फिर 2π से 3π ऊपर, 3π से 4π नीचे, और ऐसे इन्फिनिटी तक। बड़ा क्लियर है। अभी मैंने देखा था कि इसका डेरिवेटिव cos x है, तो 0 से π/2 तक cos x पॉजिटिव है, तो 0 से π/2 तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। π/2 से 3π/2 तक cos x नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। 3π/2 के बाद फिर से डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 3π/2 से 2π में, तो वापस इंक्रीज करने लगे, और ये इस तरह से पैटर्न एक्सटेंड हो गया उधर इंफिनिटी तक। और अभी मैंने कहा था कि जहाँ पे sin x का ग्राफ ऊपर होगा वहाँ पे कॉन्केव डाउन होगा, जहाँ पे नीचे होगा वहाँ पे कॉन्केव अप होगा। तो यहाँ कॉन्केव डाउन है, देन कॉन्केव अप, फिर कॉन्केव डाउन। ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे x एक्सिस को कट कर रहा है,
ये इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव 0। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन से पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होती है, जैसे 0 से पाई तक कॉन्केव डाउन है, यहाँ पे कॉन्केविटी बदलेगा, यहाँ से कॉन्केव अप हो जाएगा, फिर यहाँ कॉन्केविटी बदलेगा, कॉन्केव डाउन हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होती है वो पॉइंट्स कहलाते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगेन बोल देता हूँ कि कॉन्केविटी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसके प्रॉब्लम नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ क्योंकि ग्राफ हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं इसलिए ये टर्म यूज कर रहे हैं। बस ये बात को दिखा दीजिए, cos x sin x का ग्राफ जब भी ड्रॉ कर रहे हो तो बस एक पीरियड याद रख लीजिए कि 0 से 2 पाई में जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 0 से पाई में ऊपर जाएगा, पाई से 2 पाई में नीचे, एंड देन ऑल्टरनेट ऐसे ही चलता रहेगा। पाई बाई 2 पे पीक बनेगा 1 और 3 पाई बाई 2 पे बॉटम बनेगा -1। और जब पाई बाई 2 पे पीक बना है तो फिर हर 2 पाई इंटरवल पे पीक बनेगा। जैसे पहला पीक बना पाई बाई 2 पे तो नेक्स्ट पीक बनेगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पे, यानी 5 पाई बाई 2 पे। अगला पीक बनेगा फिर 4 पाई प्लस पाई बाई 2 पे, हर 2 पाई इंटरवल पे एक एक पीक बनता जाएगा। बाकी चूंकि ग्राफ में इन्वर्स में करा चुका हूं आपको थोड़ा सा, तो कुछ चीजें मैंने वहां पे बोल दी थी, वो हर जगह पे वैलिड होंगी। क्या क्या बोला था कि जहां जहां भी फंक्शन का ग्राफ ऊपर होता है वहां पे फंक्शन पॉजिटिव होता है, जहां पे फंक्शन का ग्राफ नीचे होता है वहां पे फंक्शन नेगेटिव होता है। तो अगर आपसे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए कहा जाए कि sin x पॉजिटिव कहाँ पे होगा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए कि sin x पॉजिटिव कहाँ पे है। तो sin x पॉजिटिव कहाँ पे है देख लो, 0 से पाई में पॉजिटिव है, देन पाई से 2 पाई में नेगेटिव है, फिर 2 पाई से 3 पाई में पॉजिटिव हो जाएगा, देन 3 पाई से 4 पाई में फिर नेगेटिव हो जाएगा, 4 पाई से 5 पाई में पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइटली मैनी इंटरवल्स होंगे जहाँ पे sin x पॉजिटिव होगा। अब ये इनफाइनाइटली मैनी इंटरवल्स हम लिखेंगे कैसे, तो हम इनफाइनाइटली मैनी इंटरवल्स नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एक ही इंटरवल लिखेंगे बट उसको जनरलाइज कर देंगे। जैसे हम पहला वाला इंटरवल लिखेंगे जो ऑरिजिन के नियरेस्ट वाला है, क्या लिखेंगे 0 से पाई तक sin x पॉजिटिव होगा, बट 0 से पाई नहीं बोलेंगे, इसको जनरलाइज कर देंगे, इसके दोनों तरफ 2n पाई ऐड कर देंगे, क्योंकि sin x का पीरियड है 2 पाई, तो जनरलाइज करने के लिए एंगल में 2n पाई ऐड करते हैं। यानी अगर आपको लिखना हो कि sin x पॉजिटिव कहाँ पे होगा, इसका सॉल्यूशन लिखें तो आप लिखेंगे कि x की जो वैल्यू होगी ये 2n पाई प्लस 0 से 2n पाई प्लस पाई होगी, वेयर n इज एनी इंटीजर। 2n पाई प्लस 0 से 2n पाई प्लस पाई। और चूंकि आप करें कि n इज एनी इंटीजर, दैट मींस कि ये कोई एक इंटरवल नहीं है, ये इनफाइनाइटली मैनी इंटरवल है। जैसे अगर हम n को 0 रखेंगे तो ये बनेगा 0 से पाई, पहला वाला इंटरवल। अगर हम n को 1 रखेंगे तो ये n को 1 रखने पे देखो क्या बनेगा, ये 2 पाई से 3 पाई, यानी जिसका अगला वाला इंटरवल आएगा 2 पाई से 3 पाई। जब n को 2 रखेंगे तो ये आएगा 4 पाई से 5 पाई, तो 0 से पाई में ऊपर होगा, नेक्स्ट 2 पाई से 3 पाई में ऊपर होगा, फिर अगला 4 पाई से 5 पाई में ऊपर होगा। अगर इसी तरह से ये लिखना होता है sin x नेगेटिव कहाँ पे होगा, sin x नेगेटिव कहाँ पे होगा, तो नेगेटिव कहाँ पे होगा जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, और नीचे कहाँ पे ग्राफ, तो पाई से 2 पाई में। जनरल बोलोगे तो 2n पाई प्लस पाई से 2n पाई प्लस 2 पाई में, या आप चाहें तो नेगेटिव में ये वाला इंटरवल भी ले सकते हैं, यहाँ भी नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ पे होगा, माइनस पाई से 0 में। जनरल बोलेंगे तो 2n पाई माइनस पाई से 2n पाई प्लस 0 में। आंसर सेम है, चाहे आप वो वाला इंटरवल ले लो या ये वाला इंटरवल ले लो, दोनों सेम माना जाएगा। तो हम लिखेंगे sin x नेगेटिव होगा जब x की वैल्यू होगी 2n पाई माइनस पाई से 2n पाई प्लस 0 में, वेयर n इज एनी इंटीजर। ये वाला लिखा है माइनस पाई से 0 वाला, 2n पाई माइनस पाई से 2n पाई प्लस 0। अगर मैं इसके बजाय ये वाला लिख दूं तो भी आंसर सही माना जाएगा, 2n पाई प्लस पाई से 2n पाई प्लस 2 पाई भी लिख देते हो तो भी ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जनरलाइज कर रहे हो, ये कोई एक दो इंटरवल नहीं है, ये इनफाइनाइटली मैनी इंटरवल है। जैसे इनको 0 रखेंगे तो मिलेगा माइनस पाई से 0, यानी ये वाला। n को 1 रखेंगे, रख के देखो, n को 1 रखेंगे तो ये बनेगा पाई से 2 पाई, यानी अगला वाला। n को 2 रखोगे तो ये बनेगा 3 पाई से 4 पाई, इसके अगला वाला। अगर इनको -1 रखोगे तो ये बनेगा -3 पाई से -2 पाई, इसके अगला वाला, यहाँ से नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा -3 पाई से -2 पाई। तो ये सारे इंटरवल है, यानी ये इनफाइनाइटली मैनी इंटरवल्स है। अगर मैंने ग्रेटर देन 0 लिया हुआ है या लेस देन 0 लिया हुआ है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं ली हुई है, इंटरवल ओपन लेना है।
अगर इक्वलिटी ली यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या लेस देन और इक्वल टू 0 इक्वलिटी के साथ है, तो ये इंटरवल आपको क्लोज रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। ये जो इंटरवल है इसमें कई जगह पे ऐसे भी लिखा होगा, इसके आगे ऐसे यूनियन लगा होगा। यूनियन लिखे ना लिखे एक ही बात माना जाता है, मतलब मैं ये यू लिखूं या ना लिखूं ये एक ही बात है, लगा तो उसको कुछ और मत समझ लीजिएगा। मतलब यूनियन का मतलब है कि ये एक इंटरवल नहीं है, ये इनफाइनाइटली मेनी इंटरवल्स का यूनियन है, ऐसे बहुत सारे इंटरवल है। लेकिन यूजुअली हम यू लिखते नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ दिख जाए तो उसको कुछ और मत समझेंगे, यही समझेंगे। ठीक, इसके अलावा मैंने कहा था कि जहां जहां पे कोई भी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, याद कीजिए सब इनवर्स में बोल चुका हूं मैं, जहां जहां पे एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वही एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स होते हैं। यानी अगर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स फाइंड करने हो तो आपको ये देखना होता है कि एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कहां पे मिल रहा है। और जैसे इसको देखें तो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को मिल रहा है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, ऐसे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स को मिल रहा है। इधर 0, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, तो sin x की वैल्यू 0 होगी इन सारे पॉइंट पे। कहां पे? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे। इसलिए हम कहते हैं कि अगर sin x 0 है तो x की जनरल वैल्यू हो जाएगी n पाई। n पाई में ये सारे पॉइंट आ गए, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। अगर हमें लिखना हो कि sin x 1 कहां पे होगा, तो sin x 1 कहां पे होगा? पाई बाई 2 पे। नेक्स्ट 1 कहां पे होगा? 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पे। फिर अगला 4 पाई प्लस पाई बाई 2 पे। तो जनरल बोलेंगे sin x 1 होगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पे। जो पाई बाई 2 है उसको जनरलाइज कर देंगे 2n पाई ऐड कर। अगर पूछा जाए sin x -1 कहां पे होगा, तो sin x -1 कहां पे? 3 पाई बाई 2 पे। जनरल बोलेंगे तो 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 पे। 2n पाई ऐड करके जनरलाइज कर। अगर आपको ये देखना हो, ये मैंने कि f(x) कोई फंक्शन है, g(x) दूसरा फंक्शन है, और ये देखना हो कि f(x) इज इक्वल टू g(x) के कितने सॉल्यूशन है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू f(x) और y इज इक्वल टू g(x) का, और ये देखते हैं कि ये दोनों ग्राफ कितनी बार मिल रहे हैं। जितनी बार मिल रहे हैं उतने ही सॉल्यूशंस होंगे, जहां जहां पे मिलेंगे वही सॉल्यूशन होगा। अगर आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो, f(x) ग्रेटर देन g(x), f(x) ग्रेटर देन g(x) अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो तो आप क्या करोगे, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करोगे, f(x) का और g(x) का, और वो वाला इंटरवल होंगे जहां पे f(x) का ग्राफ g(x) के ग्राफ से ऊपर होगा। जो बड़ा है वो ऊपर होना चाहिए, जो छोटा है वो नीचे होना चाहिए। तो वो इंटरवल लेंगे जहां पे f(x) का ग्राफ g(x) के ग्राफ से ऊपर है। अगर f(x) लेस देन g(x) सॉल्व करना हो तो वो इंटरवल लेंगे जहां पे f(x) का ग्राफ g(x) के ग्राफ से नीचे होगा। चलिए क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट sin x -1। फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन का मतलब क्या होता है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच इट इज डिफाइंड। रेंज का मतलब है आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है कि फंक्शन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है।
हो गया। पहले तो इसका डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन के लिए चूंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है और कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइंड तभी होता है जब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो आप लिखोगे दिस फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन sin x माइनस, कभी भी आपको स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा हो फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं इसे सॉल्व करें तो आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बट आपको पता है कि sin x ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 से बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसमें ग्रेटर देन 1 वाली पॉसिबिलिटी रूल आउट है कि sin x 1 होगा। ठीक है, 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, इसका मतलब है कि sin x 1 होगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि sin x 1 कहाँ पे है, तो अगर आप ग्राफ पे भी देखो तो जहाँ पे पीक बन रहा है वही 1 है। sin x 1 कहाँ पे है, पाई बाई 2 पे। लेकिन एक ही पॉइंट नहीं है जहाँ पे 1 है, आगे और भी बहुत सारे पीक बनेंगे, तो जनरल बोलेंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 2, जो एक पॉइंट है उसी को जनरलाइज कर देंगे। तो sin x 1 होगा जब x की वैल्यू होगी 2n पाई प्लस पाई बाई 2 where n is any integer। तो जब मैंने 2n पाई प्लस पाई बाई 2 बोल दिया तो ये कोई एक दो पॉइंट्स नहीं है, ये इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स हैं। जैसे n को 0 रखोगे तो x पाई बाई 2 है, n को 1 रखोगे तो x 2 पाई प्लस पाई बाई 2 है, यानी 5 पाई बाई 2 है। जो अगला पीक बनेगा सेकंड वाला पीक वो 5 पाई बाई 2 पे बनेगा। फिर n को 2 रखोगे तो ये 9 पाई बाई 2 है, तो हर 2 पाई इंटरवल पे एक एक पीक बनेगा, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2। तो यही डोमेन हो गया जो x की वैल्यू निकली है। तो आप लिखोगे फंक्शन का डोमेन हो गया कर्ली ब्रैकेट 2n पाई प्लस पाई बाई 2 वेयर n इज एनी इंटीजर। अगेन डोमेन में कोई एक दो पॉइंट्स नहीं है, डोमेन में इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स हैं। पाई बाई 2, देन अगला 9 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, ये सारे पॉइंट्स डोमेन में। अब हम देखेंगे कि फंक्शन का रेंज क्या है। रेंज का मतलब है आपको फंक्शन की वैल्यू देखनी है कि एफ की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमने अभी देखा कि ये फंक्शन सिर्फ एक ही केस में डिफाइंड है जब sin x 1 होगा। sin x 1 के अलावा कुछ भी लेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। तो sin x की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी और वो है 1। जब sin x को 1 लिखेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। दैट मींस कि फंक्शन की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी और वो है 0। तो रेंज में सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, कर्ली ब्रैकेट 0। ठीक है, ये ठीक है। ये मतलब इस फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज 0 है। दिस फंक्शन एफ एक्स इज ऑलवेज 0 पूरे डोमेन में। आप डोमेन में से कोई भी पॉइंट चूज करोगे, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, ये जितने भी पॉइंट चूज करोगे सभी पे इसकी वैल्यू 0 है। तो सिंपली दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन, इसकी वैल्यू थ्रू आउट सेम रहेगी, 0 पे ही बना रहेगा। ठीक, अभी कुछ दिन पहले पिछली क्लास में या उससे पहले वाली क्लास में हमने इवन ऑड पढ़ा था और कहा था कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज अगर 0 रहे तो वो फंक्शन क्या होता है, बोथ इवन एंड ऑड होता है। सिर्फ एक ही फंक्शन ऐसा होता है जो बोथ इवन एंड ऑड है अगर उसकी वैल्यू थ्रू आउट 0 हो। तो ये फंक्शन बोथ इवन एंड ऑड होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक बात मैंने बार बार आपको याद दिलाई है, इवन ऑड के लिए ये भी जरूरी होता है कि डोमेन ओरिजिन के बहुत सिमेट्रिक हो। ये फंक्शन पाई बाई 2 पे डिफाइंड है बट माइनस पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं है। जैसे पाई बाई 2 पे तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 है बट माइनस पाई बाई 2 पे अंडर रूट माइनस 2 हो जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस फंक्शन की वैल्यू थ्रू आउट 0 है। ये 0 फंक्शन है बट दिस इज नॉट बोथ इवन एंड ऑड। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन ओरिजिन के बहुत सिमेट्रिक नहीं है। पाई बाई 2 पे डिफाइंड है बट माइनस पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं है। ये 5 पाई बाई 2 पे डिफाइंड है बट माइनस 5 पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं है। नेगेटिव साइड पे ये 3 पाई बाई 2 पे डिफाइंड है बट माइनस 3 पाई बाई 2 पे इधर से अगर आप देखोगे और अगर आप देखोगे जैसे तो ये माइनस 3 पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी माइनस 3 पाई बाई 2 पे डिफाइंड है बट उधर 3 पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं है। तो इसको बोथ इवन एंड ऑड नहीं कहेंगे। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू थ्रू आउट 0 हो जाए
तो बिना डोमेन देखे मत कर दोगे कि ये बोथ इवन एंड ऑड है, डोमेन पे भी नजर रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगर इसी फंक्शन में पिछले वाले केस में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर देता, तो फिर ये जो फंक्शन है बोथ इवन एंड ऑड है। क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी जब साइन एक्स 1 हो या -1 हो, तो ये π/2 पे भी डिफाइंड होगा, -π, ये भी फंक्शन ऑलवेज 0 होगा। क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स अगर 1 होगा तभी ये फंक्शन डिफाइंड है, बाकी 1 के अलावा कुछ भी लेंगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फंक्शन बोथ इवन एंड ऑड है, क्योंकि इसका डोमेन ऑरिजिन के बाद सिमेट्रिक रहेगा। नेक्स्ट, find the number of solutions of the equation, number of solutions of the equation 3 sin x plus 3 sin x minus 4 plus x इज इक्वल। आपको बताना है इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस। आर्यन क्या कर रहे हो? आज एडवांस का रिजल्ट आया, पता होगा। भुवन की रैंक 1900 है और 2-3 बच्चे और हैं अंडर 10,000, 2-3 केवल के 4-5 होंगे, चूँकि अभी लोगों से बात नहीं हुई है। वो अंडर 10,000 रैंक वाले कम से कम 6-7 हैं बच्चे। आप में से देख लीजिए कितने होंगे अंडर 10,000। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोल दिया था कि जब भी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चेक करना हो किसी भी इक्वेशन का,
तो आप इक्वेशन को एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के फॉर्म में लिख दो एंड देन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो, जितनी बार ग्राफ मिलेंगे उतने ही सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक, तो अगर मैं, चूंकि मुझे साइन एक्स का ग्राफ मालूम है तो मैं एक तरफ साइन एक्स को छोड़ रहा हूं, बाकी दूसरे तरफ ले जा रहा हूं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 माइनस एक्स बाई, तो ये इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाई 3। और अब मैं दोनों ग्राफ ड्रॉ करूंगा, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स 4 माइनस एक्स बाई 3, और सिंपली ये देखूंगा कि ये ग्राफ कितनी बार मिल रहे हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया हुआ उसी को यूज कर लेते हैं, और ये लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाई 3। लीनियर इक्वेशन मीन्स लाइन है, और अगर इस लाइन में x को 0 रख रहा हूं तो y की वैल्यू आ रही है 4/3, और y को 0 रख रहा हूं तो x की वैल्यू आ रही है 4। बोल आ रही है नहीं? तो ये जो लाइन है यहां पे, थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे ध्यान दीजिएगा, कौन सी लाइन थी हमारी, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाई, एक्स एक्सिस को ये लाइन 4 पे कट कर रहा है, 4 हो गया पाई से थोड़ा सा आगे यहां पे, चूंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14, और y एक्सिस को ये लाइन कट कर रहा है 4/3 पे, 1 से थोड़ा सा ऊपर, 1 से थोड़ा सा ऊपर 4/3 पे, तो लाइन ऐसे जाए। अब हमें जो डाउट है वो ये है कि हो सकता है कि लाइन इसके ऊपर से निकल गया हो, मतलब कट ना कर रहा हो, और हो सकता है कि इसको कट करके 2 बार इधर जा रहा हो, और एक तो श्योरली उधर तीसरा इंटरसेक्शन उधर भी होगा इस साइड से। ठीक है, क्योंकि आगे तो फिर होगा नहीं, क्योंकि आगे तो अगला जो ब्रांच होगा, अगला जो होगा वेव, वो तो ऊपर की तरफ होगा, जब तक ये बहुत नीचे उधर चला जाएगा। तो एक इंटरसेक्शन तो इधर श्योर होना है, इधर वाले पे मुझे डाउट है। डाउट सिर्फ ये है कि इसको कट करके जाएगा या इसके ऊपर से जाएगा, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसे जा रहा है या इसके ऊपर से जा रहा है। तो अगर मैं वैल्यू चेक करूं कि इसकी वैल्यू पाई पे कहां है, पहले तो पाई पे चेक करता हूं कि पाई पे इसके ऊपर है या पाई से पहले तो कट कर नहीं कर सकता, पाई पे तो इसके ऊपर रहेगा। तो नेक्स्ट कहां पे चेक कर रहा हूं मैं, पाई/2 पे। पाई/2 पे अगर इसकी वैल्यू चेक करूं 4 माइनस एक्स बाई 3, चेक करो क्या है, x को पाई/2 रखो, उसमें x को पाई/2 रखेंगे। मैं थोड़ा मुश्किल सवाल दे दिया, मुझे इतना मुश्किल देना नहीं था। x को अगर इसमें पाई/2 रखेंगे तो y हो जाएगा 4 माइनस पाई/2 ओवर 3, यही होगा? अरे बोलो भाई, 4 माइनस पाई/2 ओवर 3, पाई/2 की वैल्यू होती रहती है 1.57, 1.4 में से 1.57 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रफली ऊपर 2.5 बचेगा, यानी 2.4 के आसपास कुछ बचेगा। 2.4 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो 0.8 हो जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है ये रफली 0.8 है। 0.8 जो है वो 1 से कम है, क्योंकि ये पाई/2, 1 है, पाई/2, 0.8 जो होगा ये नीचे होगा। दैट मीन्स की जो लाइन की वैल्यू है, लाइन इसके नीचे से जाएगा, यहाँ से, तो इसके नीचे से जाएगा तो ऑब्वियसली कट करके जा रहा होगा, क्योंकि ऐसे इस पॉइंट से अगर जा रहा है इधर ऐसे कट करके जा रहा होगा। तो ये लाइन हमारा इस तरह से, ये लाइन है। ये पता चला कि मैंने कैसे चेक किया है कि कट करेगा। एक्चुअली ये वाला पॉइंट क्या है, पाई/2, 1 है, x कोऑर्डिनेट पाई/2, y कोऑर्डिनेट 1 है। जबकि इसमें जब x को पाई/2 रख रहे हैं तो ये आ रहा है रफली 0.8, पाई/2, 0.8 जो होगा, ये पाई/2, 1 है, तो पाई/2, 0.8 ऑब्वियसली इसके नीचे होगा, यानी यहाँ से पास करेगा लाइन। अगर लाइन यहाँ से पास कर रहा और यहाँ से पास कर रहा तो ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियसली एक इंटरसेक्शन यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, और एक तो फोर श्योर उधर होना ही होना है। तो दैट मींस की कितने इंटरसेक्शन हो गए, 1, 2 और 3, फर्दर कोई नहीं होगा, क्योंकि अब जो लाइन है वो ऊपर चली जाएगी, जबकि ये साइन जो है
साइन का 1 से ऊपर कभी जाएगा ही नहीं, तो उधर कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, इधर फर्दर कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। दैट इज द टोटल इसके 3 सॉल्यूशन है। तो लिख लीजिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। ये मैंने लाइन ड्रॉ किया y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स ओवर 3। हाँ 3 दिखा नहीं कर आपको, 3 ही तो दिख रहे हैं आपको, कितने दिख रहे हैं? अरे एक यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, ये तो दिख रहा है, इसमें बोलने वाली बात क्या, आपको दिख रहा है कितने इंटरसेक्शन है? बोलो बोलो, कुछ बोलना है? नेक्स्ट इतनी देर से क्या कर रहे हो, जल्दी ड्रॉ करो ना फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट 2 sin x माइनस 1। इसका डोमेन फाइंड करें और रेंज फाइंड करें। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। पहले डोमेन फाइंड करते हैं। f(x) इज डिफाइंड, सुनो इधर, मेथड पे ध्यान दो, क्योंकि ये फिर सारे ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम।
एफ एक्स इज डिफाइंड, चूंकि स्क्वायर रूट है, अभी मैंने कहा था कि अगर रूट हो तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है दैट शुड बी और इक्वल टू 0, तो 2 sin x माइनस 1 शुड बी और इक्वल टू हाफ। अब मुझे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ। ध्यान से सुनेंगे इधर, और कैसे सॉल्व कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिर ये कॉस की इनइक्वालिटी भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, tan की इनइक्वालिटी भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में जिसमें sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 था, वहाँ इनइक्वालिटी सॉल्व करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी थी कि sin x ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता, तो हमने सिर्फ एक केस ले लिया था कि sin x 1 होगा सिर्फ। लेकिन यहाँ तो sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ है, तो ये पॉसिबल है हाफ से बड़ा साइन हो सकता है, हाफ से बड़ी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं साइन की। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेसिकली दो मेथड है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने का। अगर ऐसी कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो तो एक तो हम या तो ग्राफ का यूज कर लें। अभी मैंने कहा कि ग्राफ से इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो तो जैसे मुझे सॉल्व करना है sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, तो मैं दो ग्राफ ड्रॉ करूंगा, एक y इक्वल टू sin x और एक y इक्वल टू हाफ जो राइट पे है। क्या ड्रॉ करूंगा? एक y इक्वल टू sin x और एक y इक्वल टू हाफ। y इक्वल टू हाफ का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हाफ के लेवल पे, और वो वाला इंटरवल ले लूंगा जहां पे sin x का ग्राफ हाफ के ग्राफ से ऊपर है, जो बड़ा होना चाहिए वो हाफ, जो बड़ा है वो हाफ से, जो sin x चूंकि हाफ से बड़ा है तो हम वो इंटरवल लेंगे जहां पे sin x का ग्राफ हाफ के ऊपर है। अगर मुझे सॉल्व करना होता sin x लेस देन हाफ तो फिर वो वाला इंटरवल लेंगे जहां पे sin x का ग्राफ हाफ के नीचे है। समझ में आ रही बात? तो अब मैं पहले दो ग्राफ ड्रॉ करता हूं, एक y इक्वल टू sin x और एक y इक्वल टू हाफ। ड्रॉ कीजिए पहले आप sin x, मैं तो इसी को यूज करूंगा, आप sin x ड्रॉ कीजिए। तो देखिए ये हो गया sin x का ग्राफ। अब भी आपने अगर ड्रॉ कर ली, ओफो मुझे भी अब फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों। चलो फिर से ड्रॉ करते हैं एक बार sin x। तो ये साइन का ग्राफ है, 0 से पाई में ऊपर, पाई से 2 पाई में नीचे। ये माइनस पाई, 0 पाई, 2 पाई, ये हो गया साइन। ध्यान दीजिएगा इधर क्या सॉल्व करना है आपको, sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ। तो एक तो आपने साइन का ग्राफ ड्रॉ किया जो ये दिखाई दे रहा है, दूसरा क्या ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू हाफ। y इक्वल टू हाफ का मतलब है कि हाफ के लेवल पे x एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो हमने हाफ के लेवल पे ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन मैंने ड्रॉ किया y इक्वल टू हाफ, ठीक। और ये देख लेंगे कि ये लाइन जो है ये ग्राफ को कहां कहां पे मिल रहा है। तो ये लाइन ग्राफ को कोई एक दो बार नहीं मिलेगा, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स पे मिलेगा। क्योंकि हमने तो सिर्फ यहीं तक ड्रॉ किया, अगर आगे ड्रॉ करेंगे तो फिर इंटरसेक्शन हो रहा होगा, तो ऐसे इनफाइनेटली मेनी पॉइंट पे इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा। क्योंकि अगला ब्रांच ऐसे ऊपर आएगा तो वो लाइन इधर कट कर रहा होगा। लेकिन आपको सारे देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक पीरियड में देख लीजिए, और एक पीरियड में जो सॉल्यूशन आएगा उसी को हम जनरलाइज कर देंगे 2n पाई ऐड करके। तो मैं सिर्फ इतना ही देख रहा हूँ 0 से 2 पाई तक, आगे देखने की हमें जरूरत नहीं है कि आगे क्या हो रहा है। अब कौन सा इंटरवल लेना है जहां पे sin x का ग्राफ हाफ से ऊपर है। ऊपर कहां पे? बस इतना ही ग्राफ हाफ से ऊपर है।
ऐसे ही आगे भी मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे इंटरवल मिलेंगे आगे जहाँ पे आपसे ऊपर होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक पे फोकस कर रहा हूँ। मैं ये कौन सा पॉइंट होगा, तो ये वो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे sin x की वैल्यू हाफ बनती है। तो sin x हाफ कहाँ पे बनता है, तो 30 डिग्री पे यानी π/6 पे। तो पहला वाला पॉइंट है π/6 एंड देन sin x हाफ बनता है सेकंड क्वाड्रेंट में 180 - 30 पे यानी 150 डिग्री पे। तो ये π - π/6 है यानी क्या है 5π/6 है। तो ये वाला पॉइंट π/6 है और ये वाला पॉइंट 5π/6 है। तो ये हो गया π/6 और ये पॉइंट हो गया 5π/6। रेडियन में सोचने की आदत डालिए, डिग्री को भूल जाइए। तो sin x जो है हाफ बनेगा एक तो π/6 पे और दूसरा सिमेट्री से दिख रहा है π - π/, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये दिख रहा है उतना ही डिस्टेंस ये दिख रहा है। तो ये π/6 है तो वो π - π/6 है यानी कितना है 5π/6। बोलिए सही है। क्या लिखेंगे आंसर हम, हमें कौन सा इंटरवल चाहिए जहाँ पे sin x हाफ के ऊपर है और ऊपर कहाँ पे, तो π/6 से 5π/6। बट जनरल लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2nπ + π/6 से 2nπ + 5π/6। तो x लिखेंगे 2nπ + π/6 से लेकर 2nπ + 5π/6 तक। तो x बिलोंग्स टू 2nπ + π/6 to 2nπ + 5π/6 where n is any integer। यही डोमेन हो गया, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने गलती की है क्योंकि sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ था, हाफ पे इक्वलिटी भी थी, तो इसलिए जो मुझे इंटरवल लेना है वो क्लोज लेना है। ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ था, इक्वलिटी लगा हुआ था, इसलिए इंटरवल को क्लोज लेना। ठीक ना, रेंज तो सीधा मिल जाएगा, रेंज के लिए मुझे किसी ग्राफ वगैरह की जरूरत नहीं है। क्या था फंक्शन हमारा, f(x) = √2 sin x - 1, इसका रेंज चाहिए। डोमेन तो वो हो गया जो हमने लिखा है 2nπ + π/6 से 2nπ + 5π। रेंज के लिए आता है, रेंज के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू देखनी होती है कि f(x) मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो बड़ा क्लियर है कि sin x ज्यादा से ज्यादा 1 होगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 - 1 बनेगा यानी √1। तो मैक्सिमम वैल्यू f(x) की भी क्या होगी 1 और मिनिमम तो ऑब्वियसली 0 है ही है, क्योंकि रूट के अंदर हम नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो मिनिमम क्या है 0। तो रेंज हो गया 0 से लेकर। वैसे भी आप कह रहे थे कि sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ है, फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब sin x हाफ या हाफ के ऊपर होगा। दैट मींस कि sin x की वैल्यू वेरी कर रही है हाफ से लेकर 1 तक। तो जब sin x को हाफ रखेंगे तो ये 0 बनेगा और जब sin x को 1 रखेंगे तो ये 1 बनेगा। तो रेंज हो गया 0 से लेकर 1 तक। बोलिए सही है। ठीक, वैसे बेहतर तो होता है कि मैं ग्राफ से ही इनइक्वालिटी सॉल्व करूं, आप भी ग्राफ से ही सॉल्व करो, क्योंकि ड्रॉ करते करते ग्राफ याद हो जाता है। लेकिन वैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मुझे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना था, sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा, उसमें एक चीज और मैं बता दूं कि अगर मुझे सपोज sin x लेस देन हाफ सॉल्व करना होता तब मैं कौन सा इंटरवल लेता। तो लेस देन हाफ के लिए आपको हाफ के नीचे वाला इंटरवल लेना होता है। तो हाफ के नीचे जो इंटरवल है ये, इसको थोड़ा सा और हम एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे आके ये कट कर रहा है। तो अगर मैं इस ग्राफ को इधर एक्सटेंड कर दूं, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि अगर ये ग्राफ ऐसे मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये वाली जो लाइन है इधर आके फिर एक इंटरसेक्शन यहाँ पे होगा, हो गया नहीं। और फिर सिमेट्री से बोल दो, ये π/6 है तो ये भी π/6 ही होगा, बट ये बाहर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो ये -π - π/6 होगा और π/6 कम हो जाएगा, तो ये -7π/6 है ये वाला पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये -7π/6 है। कैसे कह रहे हैं कि ये -7π/6 है, सिमेट्री से, क्योंकि ये π/6 है तो ये वाला डिस्टेंस भी सिमेट्री से हम कहेंगे कि π/6 ही है, बट ये पीछे जा रहे हैं, ये कम करेंगे तो -π में से π/6 और कम कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो -π में से π/6 सबट्रैक्ट किया तो -7π/6 होगा। अब हमें चूंकि नीचे वाला लेना है ग्राफ, sin x अगर लेस देन हाफ सॉल्व करना होता है तो नीचे मुझे यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है पूरा इतना, एक ही इंटरवल है, ऐसे बहुत सारे उधर भी होंगे उधर भी होंगे, लेकिन एक अगर मैं देखूँ तो ये दिख रहा है कहाँ से कहाँ तक, -7π/6 से π/6 तक। तो क्या लिखते हैं आंसर,
2n पाई माइनस 7 पाई बाई 6 से 2n पाई प्लस पाई बाई 6 तक अगर मुझे सॉल्व करना होता साइन एक्स लेस देन हाफ। बोलिए ठीक है ये। खैर मैं कह रहा था कि दूसरा मेथड भी है सॉल्व करने का, अगर मुझे ये सॉल्व करना है साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, तो दूसरा मेथड जो है वो बहुत बेसिक है, बिना ग्राफ के भी हो जाता है। मतलब अगर आपको ग्राफ नहीं पता है या नहीं याद है तो आप बिना ग्राफ के भी दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए, आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो जिसका सेंटर ओरिजिन है। ऐसे मान लो आपने एक सर्कल ड्रॉ कर, ध्यान दोगे इधर, तो ये हमने एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर ओरिजिन पे, रेडियस क्या इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और अब ये देखो कि साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ सॉल्व करना है, तो आप देखो कि साइन एक्स हाफ एक रोटेशन में कहाँ कहाँ पे बनता है। जब एक बार हम घूमेंगे 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, एक बार कंप्लीट जब चक्कर लगाएंगे 0 से 360 तक, तो साइन हाफ 2 बार बनेगा। कहाँ कहाँ पे बनेगा? एक 30 डिग्री पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा 180 माइनस 30 पे यानी 150 पे। तो वो दोनों एंगल ड्रॉ कर दो। एक एंगल हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे 30 डिग्री यानी पाई बाई 6। इधर देखो प्रवेश, कुछ समझाया जा रहा है। तो एक तो पाई बाई 6 पे बनेगा साइन हाफ, और दूसरा कहां पे बनेगा? 150 डिग्री पे। 150 इधर हो गया ऐसे 150 हो गया ना ये। अरे बोलो भाई, ये जो एंगल हो गया यहां से यहां तक, ये 150 हो गया, यानी क्या हो गया? 5 पाई बाई 6। ठीक, तो ये हो गया पाई बाई 6 30 डिग्री, और ये 150 डिग्री 5 पाई बाई 6। अब मुझे सिर्फ ये चेक कर देना है कि एक्चुअली 2 सेक्टर हमारा बन गया। एक सेक्टर बन गया ये वाला जो पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 है, और दूसरा जो रिमेनिंग सेक्टर हो गया इधर जो, यानी हम 2 सेक्टर देखेंगे, एक ये वाला सेक्टर पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 वाला, और एक जो बाहर। मैं सिर्फ ये देख लूंगा कि साइन एक्स हाफ इधर वाले रीजन में बनेगा या साइन एक्स हाफ से बड़ा इधर वाले रीजन में बनेगा या इधर वाले रीजन में बनेगा। तो बड़ा ऑब्वियस है कि जैसे ही हम 30 डिग्री से आगे जाएंगे साइन हाफ से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 0 से 90 की तरफ साइन बढ़ता है। तो जैसे ही हम 30 से ऊपर बढ़ेंगे साइन क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा हो जाएगा। दैट मींस कि यही वो इंटरवल है जिसमें साइन हाफ से बड़ा होगा। तो साइन हाफ से बड़ा कहां से कहां तक होगा? पाई बाई 6 से लेकर 5 पाई बाई 6 तक। जनरलाइज कर देंगे तो 2n पाई प्लस पाई बाई 6 से लेकर 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 तक। तो कर देंगे x की वैल्यू जो होगी वो 2n पाई प्लस पाई बाई 6 है, यानी यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे हाफ है, बढ़ता बढ़ता यहाँ पे 1 बनेगा, फिर घटते घटते फिर हाफ पे आ जाएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू जो है पहले हाफ से शुरू होगी, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगी? 90 पे 1 बनेगा, और 90 पे 1 बनेगा एंड देन वापस घटते फिर से हाफ पे आ जाएगा। तो यही वाला इंटरवल है जहाँ पे साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ है, कहाँ से कहाँ तक? पाई बाई 6 से लेकर 5 पाई बाई 6 तक। जनरलाइज करके बोलेंगे तो 2n, क्योंकि जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? ये तो हमने एक रोटेशन में देखा, अब ऐसे अगर घूमता रहेगा तो ऐसे इनफाइनिटी में नहीं रोटेशंस होंगे, इनफाइनिटी में इंटरवल्स होंगे जहाँ पे साइन एक्स हाफ से बड़ा होगा। तो पाई लिखेंगे, जनरल लिखेंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 6 से लेकर 2n पाई प्लस 5 पाई प्लस 6। ठीक, अगर मुझे अब उल्टा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर मुझे साइन एक्स लेस देन हाफ लिखना है तो जो दूसरा वाला इंटरवल हो गया, मतलब इधर वाला इंटरवल हो गया, वो क्या हो गया आपका? साइन एक्स लेस देन हाफ। और ये वाला जो इंटरवल लिखना, तो ये एंगल कितना है? पाई बाई 6। इधर से ये 150 डिग्री है, टोटल एंगल कितना होता है? 360। तो इधर से ये कितना बचा? 210 बचा ना, इसकी टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री कंप्लीट। तो अगर ये 150 है, इधर वाला एंगल कितना बचा? ये 210 वही हो गया 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, तो 7 पाई बाई 6 कितना हो गया? 210 हो गया। तो ये जो एंगल इधर से है ये 210 है, लेकिन चूंकि इसको क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज में एंगल को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो अगर साइन एक्स लेस देन हाफ लिखना है तो यहाँ से शुरू करेंगे, -7 पाई बाई 6 से कहाँ तक जाएंगे? पाई बाई 6 तक। तो जब अभी दिखाया था कि लेस देन हाफ वहाँ पे बनेगा -7 पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 6 तक। जनरलाइज कर देंगे तो 2n पाई -7 पाई बाई 6 से लेकर
2n पाई प्लस पाई बाई 6। ये बल्कि ज़्यादा बेसिक मेथड है, क्योंकि अगर किसी को ग्राफ नहीं भी मालूम है तो इस पे बेहतर समझ में आ जाता है, देख के समझ में आ जाता है कि हाफ से बड़ा किधर होगा, हाफ से छोटा किधर होगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की find the range of the function, find the range of the function if x is equal to 3 sin square x minus 4 sin x प्लस 1। फंक्शन का रेंज बताएं कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। वैसे डोमेन क्या है इसका? डोमेन ऑल रियल नंबर है, क्योंकि साइन एक्स ऑलवेज डिफाइंड होता है, तो एक्स को कुछ भी रखेंगे इसकी वैल्यू डिफाइंड होगी। तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, मैं आपसे रेंज पूछ रहा हूं इसका। रेंज का मतलब फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा हूं कि एफ एक्स ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है और कम से कम क्या हो सकता है। देखोगे जब इसका रेंज बहुत आसानी से मिलेगा। मैं आपको एक जनरल मेथड बता रहा हूं, ये हर जगह पे काम करेगा। पहले मैंने क्या किया कि इसमें साइन एक्स को टी रख दिया, तो ये हो गया 3t स्क्वायर माइनस टी। मैंने साइन एक्स को कहा है तो ऑब्वियसली टी वैरी करेगा -1 से लेकर 1। बोलो सही है? क्योंकि आप साइन एक्स को टी बोल रहे हो तो टी ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है और कम से कम -1 हो सकता है। तो अब ये एक नया फंक्शन बन गया, इसको मैंने से जीटी बोल दिया कि ये जीटी है। बट रेंज वाइज दोनों सेम फंक्शन है, क्योंकि जो उसका रेंज होगा वही उसका रेंज होगा। क्योंकि हमने साइन एक्स को टी बोला और टी -1 से 1 तक वैरी करूंगा, तो जो इस फंक्शन का रेंज होगा वही इस फंक्शन का रेंज होगा। तो मैं जीटी का रेंज निकाल रहा हूँ। और जो मैं जनरल मेथड की बात कर रहा हूँ वो ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार जरूरत पड़ेगी और बार बार काम आएगी आपको। किसी भी पॉलिनोमियल का या किसी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का रेंज निकालना ओवर इंटरवल। जैसे आपको वेरिएबल पता हो कि कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, इसमें टी पता है कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, -1 से 1 तक, और आपको फंक्शन का रेंज चाहिए। तो किसी भी फंक्शन का रेंज चाहिए इन ए सर्टेन इंटरवल, तो बहुत आसानी से रेंज मिल जाता है। सिर्फ देख के लिए ध्यान रखना है कि ये मेथड सिर्फ तब वैलिड है जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, यानी बीच में कहीं ब्रेक ना हो रहा हो। जिसमें बीच में कहीं ब्रेक तो हो नहीं रहा, टी लगातार जा रहा है कहां से कहां तक, -1 से लेकर 1 तक, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए ये मेथड वैलिड है। क्या मेथड है कि जैसे मुझे जीटी का रेंज चाहिए, टी वैरी कर रहा है -1 से 1, ये कोई भी डबल हो सकता था, 1 से 3 तक वैरी कर रहा है, 0 से 5 तक वैरी कर रहा है,
1 से इंफिनिटी तक वेरी कर रहा है, ऐसे कोई भी इंटरवल हो सकता है। तो अगर आपको किसी फंक्शन का रेंज चाहिए और वेरिएबल का इंटरवल बताओ कि वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो बहुत आसानी से रेंज मिलता है। करना क्या, आपको सिर्फ एक तो फंक्शन की वैल्यू दोनों एंड पे निकाल देनी है, जो डोमेन का दोनों एंड है उसके दोनों एंड पे वैल्यू चेक कर देनी है। यानी एक वैल्यू हम चेक करेंगे इसका 1 पे, एक वैल्यू चेक करेंगे -1। लेकिन यही बात खत्म नहीं होगी, और भी वैल्यू चेक करने की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर चल रहा है, आप कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आप बंद करके कॉपी पे ड्रॉ करो, आप आंख बंद करो और ऐसे कॉन्टिन्यूअस ड्रॉ कर दो कुछ भी। तो अगर आप कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ड्रॉ करोगे तो आप हमेशा देखोगे कि उसका मैक्सिमम मिनिमम या तो एंड पे रहेगा या टर्निंग पॉइंट पे रहेगा। मतलब जहां जहां पे वो टर्न ले रहा होगा उन्हीं में से किसी पॉइंट पे होगा। आप कोई भी रैंडमली बस ड्रॉ करके देखिए, आप ड्रॉ करोगे जब भी किसी फंक्शन को, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया ऐसे रैंडमली, सोचा नहीं, कुछ भी ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो साफ दिख रहा है कि इसका जो मिनिमम है ये कहां पे, जहां पे एंड पे है, मैक्सिमम जो है उस वाले एंड पे। लेकिन हो सकता है कि मैंने ऐसे कर दिया होता, ऐसे कोई रैंडम ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, तो इसका मिनिमम कहां है, मिनिमम जो सबसे बॉटम है, बॉटम का है यहाँ है, और टॉप का है यहाँ, टर्निंग पॉइंट है। तो हमेशा मैक्सिमम मिनिमम जो मिलता है वो या तो एंड पे रहता है या टर्निंग पॉइंट पे रहता है, यानी और कहीं मैक्सिमम मिनिमम मिल ही नहीं सकता। मैक्सिमम मिनिमम या तो एंड पे होगा या टर्निंग पॉइंट पे होगा, जहां पे ग्राफ टर्न ले रहा होगा। और टर्निंग पॉइंट कौन सा होता है, टर्निंग पॉइंट होता है जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि टर्निंग पॉइंट पे कहीं पे भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है वहां पे डेरिवेटिव 0 होता है। अभी आप डेरिवेटिव पढ़ोगे आगे चलते तो उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ मैं ये कर रहा हूं कि आपको क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना हो तो एक तो दोनों एंड पे वैल्यू चेक करेंगे और एक उस वाले पॉइंट पे चेक करेंगे जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा। जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा उन पे वैल्यू चेक कर दो। क्या करना है आपको, रेंज फाइंड करने के लिए मैं सिर्फ इसी फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत जनरल मेथड आपको बता रहा हूं, बहुत जगह पे काम आएगा। कभी भी आपको किसी फंक्शन का रेंज चाहिए तो एक तो दोनों एंड पे वैल्यू चेक कीजिए, दूसरी वैल्यू कहां चेक करेंगे आप, जहां जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा, यानी डेरिवेटिव के रूट्स निकालेंगे और जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा उन पॉइंट पे हम वैल्यू चेक कर देंगे। अब देखो जरा वापस आए फंक्शन पे, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं g', सिंपल डेरिवेटिव तो आप निकाल ही लेते हो, क्या होगा इसका डेरिवेटिव 6t - 4। अगर डेरिवेटिव को 0 करें तो t की वैल्यू क्या आएगी 2/3। तो दैट मीन्स मैं इस फंक्शन की वैल्यू 3 बार चेक करूंगा। कहां कहां पे चेक करूंगा, -1 पे, 1 पे, दोनों एंड पे, और एक इस वाले पॉइंट पे 2/3। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये वाला पॉइंट भी उस इंटरवल में होना चाहिए। अगर ये वाला पॉइंट उस इंटरवल में नहीं है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ 2 ही चेक करेंगे। जैसे ये 2/3 के बजाय अगर ये 3/2 होता तो 3/2 इस इंटरवल में आएगा ही नहीं, तो मैं सिर्फ 2 ही वैल्यू चेक करता है, कहां पे, -1 पे और 1 पे। अब इन तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही मिनिमम होगा। तो अगर मैं तीनों पे चेक कर दूं तो क्या होगा देख लो। पहले 1 पे चेक करता हूं, g1 क्या हो गया 3 - 0। फिर g-1 क्या बन गया, ये 3 + 4 + 1 कितना हो गया, ये 8। एंड दूसरा क्या चेक करना है, g2/3 पे, इस वाले पॉइंट पे जहां पे डेरिवेटिव 0 हुआ है, तो हो गया ये 3 × 4/9 -8/3 + 1। तो ये बन गया 4/3 -8/3 + 1। ये इनफैक्ट -1/3 आ रहा है, बोलो आ रहा है। और 3 वैल्यू आपने चेक की, इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू ऑब्वियसली 8 है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -1/3, जिसका रेंज हो गया -1/3 से लेकर 1 तक। तो रेंज लिखो इस फंक्शन से समझ में आएगा, बोल भी दीजिए। सॉरी -1/3 से 8 तक, फिर क्या बोल रहे, मैक्सिमम 8 है ना आपका, -1/3 से लेकर 8। तो अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और आपको वेरिएबल पता हो कि कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, वेरिएबल का इंटरवल पता हो, रेंज फाइंड करना हो, तो एक तो इंटरवल के दोनों एंड पे वैल्यू देखनी है
और दूसरी वैल्यू आपको कहाँ पे देखनी है, जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा, यानी डेरिवेटिव का रूट फाइंड कर लेना और उस पर वैल्यू चेक करना। इनमें जो सबसे बड़ा है वो मैक्सिमम है, जो सबसे छोटा है वो मिनिमम। एक बात और, अगर ये इंटरवल क्लोज ना होता, ये इंटरवल ओपन होता, से 1 पे ओपन होता है, यहाँ पे 1 पे अगर ओपन होता तो 1 पे वैल्यू 8 आई है तो 8 पे ओपन, ठीक है। ऐसे ही -1 पे अगर ओपन होता तो -1 वाली वैल्यू तो वैसे भी जो है, हम जो रेंज ले रहे हैं वो मिनिमम से मैक्सिमम तक जा रहे हैं, तो वो वाली वैल्यू तो हम वैसे भी छोड़ेंगे नहीं, पूरी वैल्यू हम लिखिए। अब देखो जैसे लिखिए क्वेश्चन आप, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन fx is equal to range of the function fx is equal to 5 times sin raised to 4x minus 6 times sin square x प्लस 2। इसका रेंज बताएं। अगर डोमेन पूछा गया तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, इसका रेंज बताएं। नेक्स्ट 4 क्लासेस आपकी ऑफ है, और जो नेक्स्ट क्लास होगा वो 28 को होगा आज के बाद। हाँ वेडनेसडे है, 28 वेडनेसडे होगा। मेरे ख्याल से वेडनेसडे होना चाहिए 28। अच्छा फ्राइडे है। अच्छा और बढ़ा लो। मैं तो पढ़ा देता हूँ मंडे भी, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं तो सिर्फ तुम के लिए छुट्टी करो, मैं तो यही हूँ। मैं तो बोलो अगले मंडे पढ़ा देता हूँ, फिर उधर पढ़ा देता हूँ, मंडे को पढ़ा देता हूँ, उधर पढ़ा देता हूँ। मुझे तो अच्छा है ना। और इतने जो फंक्शंस हो गया वो पूरा पढ़ के आएगा, सारा डीपीएस सॉल्व करके आएगा। आते ही फंक्शंस का टेस्ट होगा, जितना फंक्शंस पढ़ा चुका हूँ उसका। क्या कुछ बोला आपने? तो खैर मैं ये कह रहा था कि नेक्स्ट क्लास 28 को होगी, फ्राइडे को होगी, यानी नेक्स्ट क्लास। तो 5 क्लासेस ऑफ हो गए नहीं तुम लोग की? तो अच्छा मुझे लग रहा था 4 ही है। हो गया ये? रेंज चाहिए आपको?
फंक्शन को मैं इधर देखो ऐसे लिख सकता हूँ 5, सुनो इधर, अगर आप sin x को t बोलोगे तो ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, अगर sin स्क्वायर x को t बोल दोगे तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, रेंज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वैसे मैं sin स्क्वायर x को t बोल देता हूँ, तो ये बन जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2, t मैंने sin स्क्वायर x को बोला, तो ये हो गया 5t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2 से ये gt हो गया। तो gt इधर देखो, और t वेरी करेगा इस बार 0 से 1 तक। ध्यान रहे, अगर आप sin x को t बोल रहे हैं तो t वेरी करेगा -1 से 1 तक, क्योंकि मैंने sin स्क्वायर x को t बोला, स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए t वेरी करेगा 0 से 1 तक। फिर से रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने sin x को t बोल के वो निकाला रेंज तो भी वही आएगा, sin स्क्वायर x को बोल के भी वही आएगा। देखिए t मैंने लिया 0 से 1 में। अब इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, डेरिवेटिव आएगा इसका 10t माइनस 6, डेरिवेटिव को 0 करोगे तो t आएगा 6/10 यानी 3/5, और 3/5 इस इंटरवल के अंदर है, 0 से 1 में ही है 3/5। अगर नहीं होता तो इसको रिजेक्ट कर देते, हम सिर्फ 2 ही वैल्यू चेक करते हैं, 0 पे और 1 पे। नाउ g0 निकालो, तो g0 आ रहा है 2, g1 निकालो तो g1 आ रहा है 5 माइनस 6 प्लस 2 1, और अगर g3/5 निकालो, यहाँ पे t की जगह पे 3/5, तो 5 इंटू 9/25 माइनस 18/5 प्लस, तो ये होगा 9/5 माइनस 18/5 प्लस 2, बोलो सही है। तो ये हो जाएगा 19 माइनस 18 1/5। तो बड़ा क्लियर है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है तीनों में से वो 1/5 है, सबसे बड़ा वाला 2 है, तो रेंज है 1। कुछ बोलना चाह रहे हो? t को sin x लेंगे तो आपका पॉलिनोमियल बनेगा 5t⁴ माइनस 6t स्क्वायर प्लस 2, फिर उसका डेरिवेटिव बनेगा 5t⁴ माइनस 6t स्क्वायर प्लस 2, ये बनेगा, डेरिवेटिव बनेगा 20t³ माइनस 18t। इसको 0 करोगे तो t की 2 वैल्यू आएगी, बल्कि 3 वैल्यू आएगी t की, क्योंकि एक तो t कॉमन लोगे ना, तो एक t कॉमन लेकर आएगा 20t² माइनस 18 0, तो t की 3 वैल्यू आएगी। फिर आपको 5 पॉइंट पे वैल्यू चेक करना पड़ेगा, 1 पे, -1 पे, इन 3 पे, इतने सारे, तो इसलिए मैंने sin स्क्वायर x को t बोल दिया था। क्योंकि sin x की बात हो रही है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है sin x से इंपॉर्टेंट, sin x से रिलेटेड, ये रिजल्ट याद रखिएगा जब मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब ये बार बार यूज होगा, आगे कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ती रहेगी। ध्यान दोगे इधर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रिजल्ट क्या है लिखोगे पहले, फिर मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा। इफ x इज पॉजिटिव, x sin x से बड़ा हो, और अगर x नेगेटिव है तो x sin x से छोटा हो। सिर्फ 0 पे दोनों सेम होते हैं, यानी 0 रखेंगे तो दोनों सेम होगा x और sin x। पॉजिटिव नंबर के लिए हमेशा x sin x से बड़ा रहता है, नेगेटिव नंबर के लिए हमेशा x sin x से छोटा होता है। x is greater than sin x if x is positive, x is less than sin x if x is negative। कैसे? देखिए इसका प्रूफ। प्रूफ देखोगे, अगर मैं ये फंक्शन ले लूं, इन दोनों का डिफरेंस देखिए,
फंक्शन ले लिया एक तरफ करके, यानी आपको प्रूफ क्या करना है, एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स, एक्स लेस देन साइन। तो अगर एक बार एक तरफ ले आऊँ तो मुझे प्रूफ करना है कि एक्स माइनस साइन एक्स पॉजिटिव होगा अगर एक्स पॉजिटिव है, एक्स माइनस साइन एक्स नेगेटिव होगा अगर एक्स नेगेटिव। तो एक तरफ ले आए फंक्शन को, मैंने कर दिया एक्स माइनस साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालोगे अगर, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस कॉस एक्स। और ऑब्वियसली 1 माइनस कॉस एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। 1 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है, कुछ एक पॉइंट्स पे 0 भी बन रहा है, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, लगातार इंक्रीज करेगा। अगर कुछ एक पॉइंट्स पे 0 भी बन जाए, अलग अलग पॉइंट पे, डिस्क्रीट पॉइंट पे, बाकी सारे पॉइंट्स पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तब भी हम कहते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, लगातार ऊपर जा रहा है। तो एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू। और एक बात मैंने पहले भी कहा होगा, नहीं कहा तो सुन लीजिए ध्यान से, कहा था मैंने इनवर्स में कि इनइक्वालिटी जब भी सॉल्व कर रहे हो, इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन लगाया जाए या हटाया जाए तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज होता है, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन लगाया जाए या हटाया जाए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। मतलब जैसे लिखा हुआ अल्फा ग्रेटर देन बीटा लिखा हुआ, दोनों तरफ आप एफ लगा रहे हैं, लिखना चाहते हो एफ अल्फा ग्रेटर देन एफ बीटा होगा या एफ अल्फा लेस देन एफ बीटा होगा। तो अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ लगाने पे इक्वलिटी चेंज नहीं होगा, एफ अल्फा ग्रेटर देन एफ बीटा होगा। लेकिन अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा है और एफ डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ लगाने पे इक्वलिटी चेंज हो जाएगा। अल्फा ग्रेटर देन बीटा है तो एफ अल्फा लेस देन एफ बीटा हो जाएगा। तो चूंकि एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखो, अगर हम एक्स को पॉजिटिव लेंगे, देन क्योंकि एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ लगाने पे इक्वलिटी नहीं चेंज होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ जीरो रहेगा, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसके दोनों साइड पे आपने एफ लगा दिया, एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसके दोनों साइड पे एफ लगाएंगे तो इक्वलिटी नहीं चेंज होगा क्योंकि एफ इंक्रीजिंग है। नाउ एफ एक्स की जगह पर रख दो एक्स माइनस साइन एक्स। एफ एक्स क्या हो गया, एक्स माइनस साइन एक्स, और एफ जीरो की वैल्यू ऑब्वियसली जीरो है, एफ जीरो निकालोगे यहां से, एफ जीरो क्या आएगा, जीरो माइनस जीरो। तो देखो यहां से आ गया एक्स ग्रेटर देन साइन। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स साइन एक्स से बड़ा होगा। इफ एक्स इज पॉजिटिव देन एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स। और ठीक इसका उल्टा, अगर एक्स नेगेटिव लेते हैं यहां पे तो बस सभी जगह नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। अगर एक्स लेस देन जीरो है तो यहां भी लेस देन हो जाएगा, यहां भी लेस देन हो जाएगा, यहां एक्स लेस देन साइन एक्स। तो अगर x नेगेटिव है तो फिर x लेस देन साइन एक्स। तो x पॉजिटिव तो x ग्रेटर देन साइन एक्स, x नेगेटिव तो x लेस देन साइन एक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको लाइटली मत लोगे, बार बार यूज होगा। मैं बोल रहा हूं आपको कि x अगर पॉजिटिव नंबर हो कभी भी तो x साइन एक्स से बड़ा होता है, x नेगेटिव नंबर है तो x साइन एक्स से छोटा होता है। सिर्फ एक ही बार ये इक्वल होते हैं, कहां पे, जीरो पे। और इसलिए अगर आपको दोनों ग्राफ कभी एक साथ ड्रॉ करना पड़ जाए, मतलब ऐसी सिचुएशन कहीं पे आ जाए जहां पे आपको दोनों ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू एक्स बी और y इक्वल टू साइन एक्स बी, तो फिर कैसे ड्रॉ करोगे, देखिए ग्राफ पे अगर देखें, पहले आप साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो। ध्यान दीजिएगा इधर, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ। ऐसे मान लो ये पाई है, ये 2 पाई है, ये माइनस पाई है, ऐसे इधर एक्सटेंड हो रहा है।
तो ये जो ग्राफ है ये साइन एक्स है, वाई इज इक्वल टू एक्स, पता है आपको कैसा लाइन होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स जो लाइन होता है ये ओरिजिन से पास करता है 45 डिग्री एंगल पे होगा एक्स एक्सिस के साथ। और अभी हमने देखा कि वाई इज इक्वल टू एक्स इसको सिर्फ एक ही बार मिलना चाहिए, कहाँ पे मिलना चाहिए, जीरो पे। पॉजिटिव साइड पे एक्स साइन एक्स से बड़ा होता है, यानी पॉजिटिव साइड पे एक्स का ग्राफ साइन एक्स से ऊपर होगा, नेगेटिव साइड पे नीचे होगा, इसलिए वाई इज इक्वल टू एक्स जो ड्रॉ होगा ये इस तरह से ड्रॉ होगा। तो ये जो रेड लाइन है ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये सिर्फ एक बार मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, ओरिजिन पे। पॉजिटिव साइड पे x ऊपर होगा साइन x से, यानी जो लाइन है वो साइन x से ऊपर है, x साइन x से बड़ा होता है। और नेगेटिव साइड पे x साइन x से नीचे होगा, x नीचे होगा, साइन x ऊपर होगा। जब ये ड्रॉ कर ही दिया मैंने तो एक चीज और ड्रॉ कर दूं आपको समझाने के लिए। ये पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई, और ये वाला पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट लिखूं तो माइनस पाई बाई 2 कॉमा माइनस 1, ये पाई बाई 2 कॉमा 1 है और ये माइनस पाई बाई 2 कॉमा माइनस। थोड़ा सा और अच्छे से करो। अब देखिएगा, मैंने एक चीज अभी एक दो लेक्चर पहले आपसे बोला था कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, जिसपे y इज इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ है साइन एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो इसका मिरर इमेज होता है। तो साइन, और लेकिन जब हम मिरर इमेज लेंगे तो बस यहीं से यहाँ तक लेंगे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, क्योंकि एक्चुअली साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। तो जो साइन इनवर्स एक्स का रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है, तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए जो साइन एक्स का डोमेन हम लेंगे वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो बस इस वाले पोर्शन का जो इमेज होगा वही साइन इनवर्स एक्स होगा। तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाता है, जैसे ऐसे है तो देखो साइन इनवर्स एक्स ऐसे हो जाता है यहाँ पे, और ये वाला पोर्शन ऐसे है तो ये इधर ऐसे हो जाता है। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ध्यान होगा, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये है, यहाँ यहाँ, बल्कि यहाँ भी नहीं, यहाँ। ये वाला पॉइंट हो जाता है 1 कॉमा पाई बाई 2 और ये वाला पॉइंट माइनस 1 कॉमा। तो ये जो ग्रीन वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको ऐसे, ये साइन इनवर्स एक्स है। एक्चुअली ये जो पाई बाई 2 कॉमा 1 है इसका इमेज हो गया 1 कॉमा पाई बाई 2, इसका इमेज यही होगा। और ये जो माइनस पाई बाई 2 कॉमा माइनस 1 है इसका इमेज हो गया ये y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में। जब भी किसी पॉइंट का इमेज लेते हो तो कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज हो जाती है, अल्फा बीटा का इमेज हो जाता है बीटा अल्फा। तो ये पाई बाई 2 कॉमा 1 है तो ये 1 कॉमा पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2 कॉमा माइनस 1 है तो ये माइनस 1 कॉमा माइनस 1। तो ये जो ग्रीन ग्राफ दिखाई दे रहा है ये साइन इनवर्स। तो अगर मैं तीनों ग्राफ को एक साथ देखूं, इस तीनों ग्राफ कौन सा, साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स और y इज इक्वल टू एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स जो है पॉजिटिव साइड पे x के ऊपर होता है, साइन एक्स नीचे होता है। यानी इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा, अगर हम x को 0 से 1 के बीच में, चूंकि 1 से आगे जा नहीं सकते, 1 के आगे तो साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो 1 तक ही जाएंगे यहाँ पे। तो अगर हम x को 0 से 1 में कुछ भी लेंगे तो सबसे बड़ा होगा साइन इनवर्स एक्स, बीच में आएगा x, सबसे छोटा होगा साइन एक्स।
और इधर अगर हम 0 से -1 में कुछ भी लेंगे x को तो उल्टा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे ऊपर कौन है, sin x, बीच में आएगा x, सबसे नीचे हो जाएगा sin x। चलिए टेस्ट दीजिए।